ये वीडियो इसके पहले वाले वीडियो से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखा है वो लोग प्लीज पहले जाके वो वीडियो देख लो, वरना कहानी समझ नहीं पाओगे। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड डोंट वरी, रेवरेंड इंसैनिटी का मैं अलग से एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा ताकि एक के बाद एक वीडियो कंटिन्यूअसली तुम लोग एंजॉय कर सको। आज के वीडियो में मैं इसके चैप्टर 3 से लेकर चैप्टर 5 तक की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा। रेवरेंड इंसैनिटी चैप्टर 3। रात के सन्नाटे को तोड़ती हुई वुडन क्लैपर्स की धुन गूंजती है। यह था रात का पहरा, एक रिदम जो बता रहा था कि सुबह होने वाली है। अपनी पतली सी खट पर फेंग युआन आंखों से नींद हटाता है। उसके होठों पे एक खामोश ख्याल आता है, तो ये है वो वक्त सुबह से पहले का। पूरी रात वो जागता रहा, हजार सोच, हजार प्लान्स। बस 2 घंटे के आसपास ही उसने आंखें बंद की थी। एक आम 15 साल का लड़का होता तो अभी तक गिरा पड़ा होता, लेकिन फेंग युआन, उसके पास 500 साल का तजुर्बा है, 500 साल की डिटर्मिनेशन उसके अंदर एक स्टील की पिलर की तरह खड़ी है। ये थकान, ये नींद की कमी उसके लिए कुछ भी नहीं है। एक झटके के साथ वो सिल्क ब्लैंकेट हटाता है और फिर विंडो खोलता है। खिड़की से उसके चेहरे पर स्प्रिंग की खुशबू वाली हवा टकराती है। बारिश अभी भी रुकी है। मिट्टी, फूल और जंगल की खुशबू उसके दिमाग को एकदम साफ कर देती है। आसमान अभी पूरा रोशन नहीं हुआ था, ना अंधेरा ना उजाला, एक गहरा ब्लू रंग जैसे नए दिन की दस्तक। और सामने बैम्बू और लकड़ी से बने लंबे घर। ये है किंग माओ माउंटेन का गांव और फेंग युआन यहीं पे अपने भाई फेंग जैंग के साथ रहता है। नीचे से एक आवाज बुलंद होती है, यंग मास्टर फेंग युआन, आप उठ गए? मैं आपके लिए पानी लेकर आई हूँ। वो थी शैन सुई, उसकी पर्सनल मेड। ज्यादा खूबसूरत नहीं, पर अपने आप को सजाना जानती है। ग्रीन रोब, पर्ल हेयर पिन और आंखों में वही जवानी की रोशनी। हंसते चेहरे के साथ वो पानी लेकर ऊपर आती है। फेंग युआन को दुलाती है, विलो ट्विग और स्नो सॉल्ट के साथ दांत साफ करवाती है और फिर उसके कपड़ों की सिलवटें ठीक करने लगती है। उसका शरीर बार बार फेंग युआन के साथ टकराता है, एक जाने अनजाने सेडक्शन। पर फेंग युआन, उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं। अंदर से उसका दिल बर्फ जैसा ठंडा है, क्योंकि उसे पता है ये लड़की असल में उसकी आंट और अंकल की नजर है। पहले जन्म में उसने इसके जाल में फंसकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, लेकिन अब वो रिबॉर्न फेंग युआन है जो ना मोह में फंसेगा ना धोखे में। इस वक्त फेंग जैंग अंदर आता है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे, क्योंकि वो भी पूरी रात जागता रहा। सुबह से ही वो तैयार था, पर उसके दिल में एक जज्बा है, घबराहट। उसकी आंखें बस एक ही चीज देख रही है, शैंग सुई का फेंग युआन के करीब होना। उसके दिल में जलन, एक छुपी हुई तमन्ना, काश कभी शैंग सुई मुझे भी इस तरह सर्व करे, काश। पर वो ये कह नहीं सकता, क्योंकि सबको पता है उनके आंट और अंकल की सारी मोहब्बत फेंग युआन पे थी और फेंग जैंग को हमेशा काम दिया जाता है। और ये भी आयरनी है, फेंग युआन ही था जिसने उसके लिए एक सर्वेंट मंगवाया था, पर वो सर्वेंट एक बूढ़ी औरत थी, ना कि एक जवान लड़की। फेंग युआन शैन सुई के हाथ को एक झटके से हटा देता है। ठीक है, बस करो। उसके लिए ये लड़की सिर्फ एक फ्लैश का हीप है, ना लॉयलिटी ना लव। पिछले जन्म में जिसने उसे धोखा दिया था, अब वो उसके नजदीक भी नहीं आ सकती। और एक ठंडी आवाज में वो कहता है, तुम जा सकती हो। शैन सुई एक पल के लिए कंफ्यूज होती है। उसे लगता है आज फेंग युआन का मूड अलग है, पर उसकी आंखों में जो ठंडा और अजीब दूरी थी उसने उसे डरा दिया था। वो चुपचाप चली जाती है। फेंग युआन अपने भाई की तरफ मुड़ता है, तैयार हो? फेंग जैंग सर झुकाकर हल्की आवाज में बोलता है, हाँ। वो अपने भाई के पीछे चल पड़ता है और दोनों एक साथ निकल जाते हैं। रास्ते में उनके सामने उनके उम्र के दूसरे लड़के लड़कियां दिखते हैं। सब एक ही मंजिल की तरफ जा रहे हैं, अवेकनिंग सेरेमनी। पीछे लोग फुसफुसाते हैं, देखो ये है फेंग युआन, ये वही है जो पोएम लिखता है। देखने में तो ऐसा लगता है जैसे सबसे अलग हो, जैसे किसी को कुछ समझता ही नहीं। अरे अगर तुम उसके जैसे होते तो तुम भी ऐसा ही एटीट्यूड दिखाते। ये सब बातें फेंग युआन के कानों में आ जाती हैं। वो अंदर ही अंदर मुस्कुराते हुए सोचते हैं, जो लोग अलग चमकते हैं उन पे हमेशा जेलसी गिरती है। पर फेंग जैंग के लिए ये बातें जहर की तरह हैं। उसे लगता है वो हमेशा अपने भाई के शैडो में दबा हुआ है। उसका सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। दिल में एक शब्द घूमता है हमेशा, सफोकेट। उसे लगता है चाहे वो कितनी भी मेहनत करे, अपने भाई के साये से कभी निकल ही नहीं पाएगा। और यही उसके अंकल और आंट का असली प्लान भी है। एक भाई को मेड देना, दूसरे को एक बूढ़ी औरत, एक भाई को ज्यादा प्यार, दूसरे को कम। ये सब चाल था रिफ्ट क्रिएट करने का। पिछले जन्म में ये चाल सफल हुआ था, लेकिन अब फेंग युआन समझ चुके हैं और उसके पास हजार तरीके हैं इन सबको दबाने का। शैन सुई को कॉन्क्यूबाइन बनाना, फेंग जैंग को तोड़ देना या अपने अंकल आंट के खिलाफ खेल खेलना। लेकिन एक पल के लिए वो रुकता है और अंदर से सोचता है, लेकिन क्यों? ये सब लोग मेरे लिए कुछ नहीं है, ना भाई, ना शैंग चुई, ना अंकल आंट। आखिर में सब बस रास्ते के पत्थर हैं। और उसके अंदर एक कोल्ड स्माइल निकलती है, as long as you don't get in my way, just go aside and scram। और इस तरह चैप्टर 3 में फेंग युआन के अंदर की कोल्डनेस, उसकी क्लियर सोच और उसका इंसान के इमोशंस के प्रति पूरा डिसरिगार्ड सामने आता है। वो ना मोह में फंसता है ना रिश्ते में। उसके लिए दुनिया सिर्फ एक बैटलफील्ड है और हर इंसान सिर्फ एक पॉन। चैप्टर 4। सूरज आसमान में उभर चुका था। उसकी रोशनी तेज और चमकदार थी। पहाड़ों पर छाई हल्की धुंध को उसकी किरणें आसानी से चीर रही थी। 15 साल के 100 से ज्यादा युवा एक जगह जमा थे। वो जगह थी कबीले का क्लैन पेविलियन।
ये पवित्र इमारत गांव के बीचों बीच खड़ी थी, 5 मंजिलों के ऊंचाई के साथ, तेज धारियों वाले छतों और सख्त सुरक्षा के साथ। इस पवेलियन के अंदर गुयू वंशजों के पुरखों की यादगार तख्त स्थापित थे। हर पीढ़ी का मुखिया यही रहता था और हर बड़े कार्यक्रम या महत्वपूर्ण फैसले इसी पवेलियन में किए जाते थे। ये गांव का असली सत्ता केंद्र था। अच्छा, तुम सब वक्त पर आए हो। आज का दिन है अवेकनिंग सेरेमनी, जो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, बस मेरे साथ चलो। ये कहने वाला था एकेडमी का बुजुर्ग, सफेद दाढ़ी मूछ वाला, जिसके चेहरे पर अभी भी जीवन से भरी ताजगी थी। उसने युवाओं को अंदर बुलाया। अंदर जाने के बाद वो सीढ़ियां नीचे की तरफ ले जाए गए। ये सीढ़ियां एक बड़े पत्थर से बने हॉल से नीचे की तरफ जा रही थी। धीरे धीरे वो सब एक गुफा में प्रवेश कर गए। जवान युवाओं की आंखों में चमक आ गई। गुफा के अंदर रंग बिरंगे स्टैलेक्टाइट्स चमक रहे थे, जैसे रंगों का झरना हो। इनकी रोशनी युवाओं के चेहरे पर पड़ती और वो और भी रोशन लगते। फेंग युआन भीड़ में खामोशी से सब देख रहा था। उसके मन में विचार चल रहे थे। सदियों पहले गुयू कबीले यहाँ किंग माओ पहाड़ों में आया था। यहीं पर उन्होंने ये स्पिरिट स्प्रिंग पाया था। इसी ने उन्हें टिक कर बसने की वजह दी। ये स्प्रिंग ही है जो प्राइमेबल स्टोन्स क्रिएट करता है, जो हमारे कबीले की असली नींव है। चलते चलते युवा एक मोड़ पर पहुंचे, जहाँ से एक नदी सामने उभर आई। नदी का पानी नीला रोशनी छोड़ रहा था, जैसे रात के आसमान में तारा की गंगा बह रही हो। पानी इतना साफ कि मछलियां, पौधे और नीचे रेत भी साफ दिख रही थी। नदी के सामने दूसरी तरफ मून ऑर्चिड्स का समुंदर था। उनकी नीली गुलाबी पंखुड़ियां आधे चंद्रमा के रूप में चमक रही थी। हर फूल का केंद्र एक मोती की तरह रोशन था। दूर से देखने पर लगता था जैसे काला आसमान पर हरा जमीनी फर्श बिछा हो और उस पे अनेक मोती बिखर गए हो। फेंग युआन ने अपने अंदर ही सोचा, ये मून ऑर्चिड्स ही हैं जो अधिकतर गू को भोजन देते हैं। ये फूलों का समुंदर कबीले की सबसे बड़ी खेती है। सब ध्यान से सुनो, एकेडमी बुजुर्ग ने कहा। मैं एक एक करके नाम बुलाता हूँ, जिसका नाम आए उसे नदी पार करके फूलों के खेत में जितना आगे जा सकते हो उतना जाओ। जितना आगे जाओगे तुम्हारी टैलेंट उतनी ही बड़ी होगी। क्या सबको समझ आया? जी, सारे युवाओं ने जोर से जवाब दिया। सबसे पहला नाम पुकारा गया, गुयू चैनबो। चैनबो बड़े संकल्प के साथ नदी में उतरा। उसने तुरंत एक अदृश्य दीवार जैसी रुकावट महसूस की। फूलों के नीचे से एक हल्का सा उजाला निकला और उसके शरीर में समा गया। चैनबो ने दांत बिछकर आगे कदम बढ़ाया, लेकिन 3 कदम के बाद वो रुक गया। आगे एक और मजबूत दीवार थी जो तोड़ी नहीं जा सकती थी। एकेडमी बुजुर्ग ने लिखकर कहा, गुयू चैनबो 3 कदम, कोई टैलेंट नहीं। अगला गुयू जाओसी। चैनबो का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके सपने पल भर में बिखर गए। सब लोग उस पर दया भरी नजर डालने लगे। एक के बाद एक युवा बुलाए गए। कई 3-4 कदम के बाद रुक गए, मतलब कोई टैलेंट नहीं। लेकिन फिर आया गुयू मोबेई। वो एक मजबूत शरीर वाला लड़का था। उसने कदम रखा, 10, 20, 30। हर कदम पर उसके शरीर में रोशनी समाती गई। 36 कदम तक वो पहुंच गया। बी ग्रेड टैलेंट। एकेडमी बुजुर्ग की आवाज में खुशी थी। भीड़ में हलचल मच गई। ए ग्रेड और बी ग्रेड वाले युवा कबीले के फ्यूचर के तौर पर देखे जा रहे थे। एल्डर्स अंधेरे से देख रहे थे और सब ने मोबेई के दादा गुयू मोचैन को जलन भरी नजरों से देखा। मोचैन के चेहरे पर विजय की मुस्कान थी। थोड़ी देर बाद और युवा बुलाए गए। सी ग्रेड, डी ग्रेड और कई बिना टैलेंट वाले सामने आए। एल्डर्स के चेहरे पर मायूसी थी। फिर नाम आया, गुयू चीचैन। सबकी नजर तुरंत गुयू चिलियान पर आ गई, जो एल्डर्स में एक प्रभावशाली इंसान था। चीचैन 36 कदम तक गया और बुजुर्ग ने घोषित की, बी ग्रेड टैलेंट। सब युवा उसकी तरफ ईर्ष्या से देखने लगे। गुयू चिलियान गर्व से चिल्ला उठा, लेकिन भीड़ में खड़ा फेंग युआन अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। मुझे याद है, असल में गुयू चीचैन सिर्फ सी ग्रेड था। उसका दादा गुयू चिलियन ने धोखे से उसे बी ग्रेड दिखाया। अगर उसे अपना पास्ट लाइफ याद ना होता, ये सच उसे अभी पता ही नहीं होता। उसके मन में सोच चल रही थी, अगर मैं चाहूँ तो अनेक तरीके हैं धोखे देने के, लेकिन अभी मेरी स्थिति कमजोर है। अगर मैं खुद करूँ तो तुरंत पकड़ा जाऊंगा, मगर गुयू चिलियन अपने शक्ति से सच को छुपा लेगा। फेंग युआन की सोच गहरी होती जा रही थी कि तभी एकेडमी बुजुर्ग की आवाज गूंज उठी, गुयू फेंग युआन। तो गाइस, तुम लोगों को ये नोबल एक्सप्लेनेशन कैसा लगा जरूर बताना। बाकी बोरुटो टू ब्लू वॉर्टेक्स सब नेक्स्ट है, तो टेंशन मत लो।